हेलो स्टूडेंट्स, क्वालिटी केमिस्ट्री क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम आपको बीएससी फर्स्ट ईयर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन कराएंगे। और आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को अंत तक पूरा देखें। चलिए दोस्तों, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। CH ट्रिपल बॉन्ड CH अणु की संरचना होती है। जो CH ट्रिपल बॉन्ड CH अणु की संरचना कैसी होती है? लाइनर, यानी कि कैसी होती है? लाइनर रेखीय होती है। कैसी होती है? रेखीय होती है। CH ट्रिपल बॉन्ड CH का नाम क्या होता है? इसको बोलते हैं इथाइन। क्या बोलते हैं? इसका नाम है इथाइन। जो इथाइन होता है वह एल्काइन ग्रुप का कंपाउंड होता है। चलिए दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा बंधहीन अनुनाद है। बंधहीन अनुनाद कौन सा है? बंधहीन अनुनाद होता है अति संयुग्मन प्रभाव। जो बंधहीन रेजोनेंस होता है वह अति संयुग्मन प्रभाव होता है। चलिए दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। सबसे दुर्बल अम्ल कौन सा होता है? सबसे दुर्बल अम्ल होता है हमारा CH3COOH। इसका आईपीएक नाम होता है एथेनोइक अम्ल। क्या होता है? एथेनोइक अम्ल। और उसको कॉमन नेम में बोलते हैं एसिटिक अम्ल। इसका कॉमन नेम क्या है? एसिटिक अम्ल, यानी कि आईपीएसी में एथेनोइक अम्ल होता है। सबसे दुर्बल अम्ल कौन सा होता है? एथेनोइक अम्ल, यानी कि एसिटिक अम्ल होता है। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। एसिटिक अम्ल को बेंजीन में घोलने पर वह द्विलक के रूप में पाया जाता है। इसका कारण क्या होता है? जो एसिटिक अम्ल होता है उसको बेंजीन में घोलने पर वह द्विलक के रूप में पाया जाता है। क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। दोस्तों, हमारा क्वेश्चन बनता है हाइड्रोजन बॉन्ड किसे कहते हैं? जब किसी उच्च धन विद्युतीय तत्व का संयोग किसी ऋण विद्युतीय तत्व के साथ हो, जैसे F फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन के साथ होता है, तो उस समय क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। H का F के साथ संयुग्मन होता है तो हमारा क्या बनता है? हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारा? दोस्तों, हमारे चैनल पर लगातार बने रहें। निम्नलिखित में कौन sp तथा sp2 दोनों संकर दर्शाता है? निम्नलिखित में से इनमें से कौन सा कंपाउंड ऐसा है जो sp और sp2 संकरण दर्शाता है? कौन सा है दोस्तों? CH। कौन सा है? CH2। इस पे एक लोन पेयर है। यह एक हमारा कौन सा? sp तथा sp2 दोनों ही संकरण दर्शाता है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है हमारा? जो CH4 अणु होता है, CH4 क्या है? CH4 होता है हमारा मेथेन का फॉर्मूला। CH4 किसका फॉर्मूला होता है? मेथेन का होता है। CH4 को मार्स गैस के नाम से भी जाना जाता है। जो CH4 होता है उसको मार्स गैस के नाम से भी जाना जाता है। इसका आईपीएक नेम होता है मेथेन। मेथेन का संश्लेषण किसने किया था? क्वेश्चन बनता है मेथेन का संश्लेषण किसने किया? मेथेन का संश्लेषण बर्थले ने किया। तो इसका आकार कैसा होता है? चतुष्फलकीय आकार होता है। जो CH4 होता है दोस्तों, उसका आकार कैसा होता है? चतुष्फलकीय होता है। चलिए दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित यौगिकों में कितने सिग्मा व कितने पाई बॉन्ड पाए जाते हैं? देखिए, जो हमारा स्ट्रक्चर में सिंगल बॉन्ड होता है, जो स्ट्रक्चर में हमारा सिंगल बॉन्ड होता है उसको सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। और जो डबल बॉन्ड होता है इसमें एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड होता है। इसमें एक सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा और एक हमारा पाई बॉन्ड हो जाएगा। तो हमारा स्ट्रक्चर है CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH ट्रिपल बॉन्ड CH2। इसमें हमारे कितने क्या होगा?
8 सिग्मा बॉन्ड होंगे और 4 हमारे क्या होंगे, पाई बॉन्ड होंगे। 8 होंगे सिग्मा और 4 होंगे हमारे पाई बॉन्ड। चलिए दोस्तों, इसका आंसर हमारा आंसर नंबर 4। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 क्या दर्शाएगा। निम्नलिखित में किसका प्लस आयोडिक पीरियडिक प्रभाव अधिकतम होगा। निम्नलिखित में से किसका प्लस आयोडिक पीरियडिक प्रभाव, यानी कि इसको बोलते हैं पीरियडिक प्रभाव, अधिकतम किसका होगा। इसमें होगा CH3 का होल थ्राइस और C। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या होता है। sp संकर या sp संकरित कार्बन पर सिग्मा बंध की संख्या कितनी होती है। जो sp संकर होता है उस पर, या फिर sp संकरित कार्बन पर सिग्मा बंध की संख्या कितनी होती है दोस्तों, कितनी होती है, 2 होती है। जो sp संकरित कार्बन होता है ना, उन पर हमारे सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, sp संकरण प्रदर्शित करने वाले यौगिक क्या है। वह यौगिक, ऐसा कौन सा यौगिक है जो sp संकरण प्रदर्शित करता है। क्या है दोस्तों, इसमें हमारा इथाइन। C2H2 मेरा एक ऐसा कंपाउंड है जो sp संकरण प्रदर्शित करता है। हम आपको बताएं, क्योंकि C कितना है, 2 है, H कितना है, 2 ही तो है। एक यहाँ कर देंगे, यहाँ पर 2H हो गया, एक यहाँ H2 है हमारा, सॉरी क्या है H, ये है C2H2, नंबर ऑफ एटम 1 प्लस नंबर ऑफ एटम अटैच 1। एक परमाणु कार्बन से एक ही तो अटैच हो रहा है, कितना हो रहा है, एक अटैच हो रहा है। क्या हो जाएगा, एक और एक 2, संकरण हो जाएगा 2 है ना, S और P। दोस्तों सिद्ध हुआ। तो C2H2 मेरा एक ऐसा कंपाउंड यौगिक है, वह sp संकरण प्रदर्शित करता है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है हमारा, निम्नलिखित विहाइड्रोजनीकरण समीकरण में, निम्नलिखित विहाइड्रोजनीकरण समीकरण में कार्बन परमाणु की संकरण अवस्था बदल रही है। कैसे, किसे बदल रही है, sp2 से, किससे, sp2 से sp में बदल रही है। दोस्तों हम आपको इसको समझाते हैं, समझाने में थोड़ा टाइम लगेगा, चलो बात फिर देखते हैं। यानी कि निम्नलिखित डिहाइड्रोजन का होता है, हाइड्रोजन का निकलना। निम्नलिखित डिहाइड्रोजनीकरण समीकरण में कार्बन परमाणु की संख्या या संकरण अवस्था बदल रही है। sp2 से किसमें, sp में बदल रही है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। निम्न की तुलना में एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है। यानी कि निम्न की क्लोरोएसिटिक अम्ल, डाइक्लोरोएसिटिक अम्ल, ट्राइक्लोरोएसिटिक अम्ल, यानी कि सभी की तुलना में, किसमें, सभी की, उपरोक्त सभी की तुलना में जो हमारा एसिटिक अम्ल है ना, एक दुर्बल वीक एसिड है। कैसा अम्ल है, दुर्बल अम्ल है। चलिए दोस्तों कुछ नंबर नेक्स्ट देखते हैं। कार्बन कार्बन बंध की लंबाई बेंजीन में, जो कार्बन है ना, इनके बंध की लंबाई, ठीक है, बेंजीन में एथीन की अपेक्षा क्या होती है, कम होती है। जो कार्बन बंध की लंबाई होती है ना, वो बेंजीन में एथीन यानी कि डबल बॉन्ड, इसकी अपेक्षा कैसी होती है, कम होती है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। संतृप्त एलिफेटिक यौगिकों में, यानी कि सैचुरेटेड एलिफेटिक कंपाउंड, संतृप्त एलिफेटिक यौगिकों में कार्बन बंध की लंबाई कितनी होती है, 1.54 एंगस्ट्रॉम होती है। अब कहेंगे संतृप्त एलिफेटिक यौगिक किसे कहते हैं, वह यौगिक जिनमें कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। ऐसे यौगिकों को हम संतृप्त एलिफेटिक यौगिक कहते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। पीरियडिक प्रभाव क्या है, यानी कि इसमें होता है पीरियडिक जो प्रभाव होता है वह क्या होता है, यानी कि स्थायी या स्थायी। जो पीरियडिक प्रभाव होता है वह स्थायी होता है, दोस्तों याद रहेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। एल्कोहल की जल में विलेयता का कारण क्या है।
एल्कोहल की जल में विलेयता का कारण क्या है, यानी कि एल्कोहल की जल में विलेयता का कारण है हाइड्रोजन आवन। कोई भी कंपाउंड हो जल में जब भी घुल सकता है, वह जल के साथ क्या बना लेगा, हाइड्रोजन आबंध बना लेगा। तो दोस्तों हम बता चुके हैं आपको हाइड्रोजन आबंध किसे कहते हैं। किसी धन विद्युतीय तत्व हाइड्रोजन का संयोग, किसी धन विद्युतीय तत्व हाइड्रोजन का संयोग, किसी ऋण विद्युतीय तत्व यानी कि फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन के साथ होता है तो उस समय क्या बनता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। या HF हो या फिर HO हो, इनके मध्य क्या बनेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। एसिटिलीन अणु में संकरण की अवस्था होती है, इसको बोलेंगे, इसका फॉर्मूला होता है C2H2। एसिटिलीन या इथाइन बात एक ही होती है। तो एसिटिलीन अणु में संकरण की अवस्था कौन सी होगी, Sp होगी। कौन सी होगी, Sp, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर होता है C हमारा 2, H हमारा 2, ये तो है। तो नंबर ऑफ एटम 1, इससे एक तो अटैच हो रहा है 2, यानी कि 2 हो गया, एक S हो गया और एक P हो गया। तो एसिटिलीन में क्वेश्चन बनता है, एसिटिलीन में कौन सा संकरण पाया जाता है, एसिटिलीन में Sp संकरण पाया जाता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। सिग्मा तथा पाई संयुग्मन किसमें पाया जाता है, यानी कि सिग्मा तथा पाई संयुग्मन किसमें पाया जाता है, अति संयुग्मन में सिग्मा तथा पाई संयुग्मन पाया जाता है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। हमारे चैनल पर बने रहें ऐसे ही। सहसंयोजक बंध के समविदलन से प्राप्त होता है। क्वेश्चन बनता है सहसंयोजक बंध किसे कहते हैं, जब दो परमाणुओं के मध्य आपस में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है। उस साझेदारी के समय जो बॉन्ड बनता है उसी बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, सहसंयोजक बॉन्ड कहते हैं। यह हमेशा दो समान अणुओं में पाया जाता है, जैसे H2, इसमें कौन सा बॉन्ड होगा, सहसंयोजक बॉन्ड होगा, क्योंकि हाइड्रोजन की एक वैलेंसी, इस हाइड्रोजन की एक वैलेंसी। मैंने बोला जब दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों की साझा हुआ, जो हमारा ये बॉन्ड बना, इसी बॉन्ड को हम सहसंयोजक बॉन्ड कहते हैं। तो सहसंयोजक बॉन्ड के समविदलन से हमें प्राप्त क्या होता है, हमको मुक्त मूलक प्राप्त होता है। ये क्या है, मुक्त मूलक तो ये। तो सहसंयोजक बंध के समविदलन से हमको मुक्त मूलक प्राप्त होता है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक सबसे अधिक स्थायी कार्बोनियम आयन देगा। निम्नलिखित में से, इन सब में से सबसे अधिक स्थायी कार्बोनियम आयन कौन सा यौगिक देता है, क्या देता है, CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड OH। ठीक है, चलो दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। C सिंगल बॉन्ड C आबंध के समास विघटन से क्या बनता है, मुक्त मूलक बनता है। C आबंध के समास विघटन से क्या प्राप्त होता है, हमको मुक्त मूलक प्राप्त होता है। C सिंगल बॉन्ड C जब आबंध का समास विखंडन होता है तो हमको मुक्त मूलक प्राप्त होता है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। संकेतन ये क्या दर्शाता है, संकेतन ये वाला हमारा रेजोनेंस अनुनाद को दर्शाता है। क्या दर्शाता है, अनुनाद को दर्शाता है। अनुनाद कैसे, देखो जैसे जो हमारा बेंजीन होता है ना,
बेंजीन में रेजोनेंस के कारण ही कहीं बॉन्ड और कहीं गोला पाया जाता है। ये हुआ तो इसका रेजोनेंस हो जाएगा इधर, तो क्या होगा, ये बेंजीन रिंग है, बॉन्ड यहाँ से यहाँ चल करके यहाँ आ जाएगा, रेजोनेंस हुआ, यहाँ से बॉन्ड यहाँ आया, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, अब यहाँ से तो यहाँ आया, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, आगे जो रेजोनेंस होगा हमको कंडीशन ये प्राप्त होगी, हम इसको इसकी अपेक्षा इसमें हम एक गोला बना देंगे। तो ये होता है रेजोनेंस। ये क्या दर्शाता है, ये रेजोनेंस को दर्शाता है। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुक्त मूलक बनते हैं, मुक्त मूलक किससे बनते हैं, समास विघटन से। जो समान विघटन होता है ना, समान विघटन से ही मुक्त मूलक बनते हैं। समान विघटन होता है तो हमें क्या प्राप्त होता है, मुक्त मूलक प्राप्त होते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। कार्बोकैटायन के आपेक्षिक स्थायित्व का क्रम है। जो कार्बोकैटायन होता है ना, उसके आपेक्षिक स्थायित्व का क्रम क्या होता है, पहले टर्सरी होता है, सेकेंडरी प्राइमरी होता है। ठीक है, टर्सरी तृतीयक, फिर उससे छोटा द्वितीयक, उससे छोटा प्राथमिक। जो कार्बोकैटायन होते हैं ना, उनके आपेक्षिक स्थायित्व का क्रम क्या होता है, तृतीयक, द्वितीयक, प्राथमिक होता है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। कार्बोकैटायन के आपेक्षिक स्थायित्व का क्रम है। जो कार्बेनियम के आपेक्षिक स्थायित्व का क्रम क्या है, जो कार्बेनियम के आपेक्षिक स्थायित्व का क्रम है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। जो कार्बेनियम होता है उसके आपेक्षिक स्थायित्व का क्रम होता है, पहले प्राइमरी होता है, फिर सेकेंडरी, फिर टर्सरी होता है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किस क्रियाशील माध्यमिक के पास, निम्नलिखित में से किस क्रियाशील माध्यम के पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, किसके पास होते हैं, मुक्त मूलक के पास। दोस्तों मुक्त मूलक के पास ही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। अनपेयर इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं, जैसे हमारा NH3 अमोनिया है, NH3 है, इसकी स्ट्रक्चर बनाऊंगा, N की वैलेंसी कितनी होती है, 5 होती है, तो 1 2 3 और 2 5, H 1 2 3, सबकी इसी को बोलते हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चलो दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। आर इसको बोलेंगे मुक्त मूलक या इलेक्ट्रॉन युग्म। RX जैसे अणु का, RX जैसा विघटन उदाहरण क्या होता है, क्या होता है, आबंध का टूटना होता है क्या, नहीं, समांश विघटन होता है। RX जैसे अणु का R+X में टूटना, टूट गया ना, समांश विघटन हो गया। अरे ये मुक्त मूलक था, ये एक साथ मिले हुए थे, ये टूट गया, टूट करके क्या हो गया, इसका समांश विघटन हो गया। हमको जैसे देखते हैं, ये है मेरा R और X, यही तो है। ये बना कैसे, ऐसे बना, ऐसे तो बना। हमें कंडीशन क्या बनी, RX, अब क्या होगा, कंडीशन क्या है, R और प्लस X, यही तो हुआ, क्या हो जाएगा, समांश विघटन हो जाएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा इलेक्ट्रोफिलिक अभिकर्मक नहीं है। देखिए जो हमारा अमोनिया होता है ना, अमोनिया हमारा यानी कि NH3 अमोनिया एक इलेक्ट्रोफिलिक अभिकर्मक नहीं होता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नाभिक स्नेही अभिकर्मक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक नाभिक स्नेही अभिकर्मक है, कौन सा है, CN नेगेटिव। ठीक है, CN ऋणायन बोलते हैं इसको, ऋणात्मक। इसके बाद दोस्तों हमारे चैनल पर ऐसे लगातार बने रहें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन न्यूक्लियोफाइल नहीं है।
निम्नलिखित में से कौन न्यूक्लियोफाइल नहीं है? BF3 बोरोन ट्राइफ्लोराइड। बोरोन ट्राइफ्लोराइड हमारा एक न्यूक्लियोफाइल नहीं है। दोस्तों कुछ अच्छा सीखने के लिए हमारे चैनल पर रेगुलर बने रहें। कृपया हमारी वीडियो को अंत तक पूरा देखें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। कार्बोकैटायन की बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? दोस्तों कितनी होगी? 6 होगी। जो कार्बोकैटायन होता है ना, कार्बोकैटायन की सबसे अंतिम सेल में बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 6 होगी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं अभी। तृतीयक कार्बोनियम आयन प्राथमिक एवं द्वितीयक कार्बोनियम आयनों की अपेक्षा कैसे होते हैं? दोस्तों कैसे? अधिक स्थायी होते हैं। जो तृतीयक कार्बोनियम होते हैं ना, तृतीयक कार्बोनियम आयन प्राथमिक एवं द्वितीयक कार्बोनियम आयनों की अपेक्षा अधिक स्थायी होते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ये क्या है हमारा, इसका नाम, ये डबल बॉन्ड है इधर, इसका नाम देंगे हम। चलो वैसे ही देखते हैं। इसमें यह किसका उदाहरण है? यह एक योगात्मक, क्योंकि ऐड हो रहा है ना, एक बॉन्ड ये ऐसा बना हुआ है। देखो क्या है, ये बॉन्ड एक यहाँ जुड़ जाएगा ऐसे करके और एक यहाँ जुड़ जाएगा। तो क्या यह एक किसका? योगात्मक अपक्रिया का उदाहरण है। योगात्मक अपक्रिया किसे कहते हैं? वह अपक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक परमाणु या अणु आपस में मिलकर के, या वह अपक्रिया जिसमें 2 या 2 से अपकारक आपस में जुड़ करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। तो ऐसी अपक्रिया को हम योगात्मक अपक्रिया कहते हैं, क्योंकि इसमें मिल गया है ना, योग हो गया, ऐड हो गया, तो क्या हो गया? एक योगात्मक रिएक्शंस हो गया। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉन स्नेही अपक्रमक नहीं है? इन निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉन स्नेही अपक्रमक नहीं है? कौन सा नहीं है? बोरोन ट्राइफ्लोराइड नहीं है। ठीक है तो दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉन स्नेही अपक्रमक है? नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉन स्नेही अपक्रमक है? क्या है? बोरोन ट्राइफ्लोराइड। हम इस क्वेश्चन को आपको पहले भी बता चुके हैं इसी टॉपिक में। चलो दोस्तों आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो कुछ अच्छा करने के लिए फ्रेंड्स हमारे क्वालिटी केमिस्ट्री क्लासेस चैनल पे हमेशा के लिए बने रहें। हम आपको न्यू वीडियो डेली अपलोड करते रहेंगे। और हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को कृपया लाइक करके कमेंट कर दें। चलो दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। साइक्लोप्रोपेन ब्रोमीन के साथ किस प्रकार क्रिया करता है? यानी कि जो साइक्लोप्रोपेन होता है ना, वह ब्रोमीन के साथ एक प्रकार योगात्मक अपक्रिया करता है। जो साइक्लोप्रोपेन होता है वह ब्रोमीन के साथ योगात्मक अपक्रिया करता है। दोस्तों रिएक्शन थोड़ा बड़ा हो जाएगा, मैं रिएक्शन करके समझा देता। चलो मेरे पास बाद में दिखाते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। वायर तनाव सिद्धांत के अनुसार एक थ्योरी थी वायर तनाव सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सबसे अधिक स्थायी होगा? जो वायर तनाव सिद्धांत होता है उसके अनुसार निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक स्थायी होगा? कौन सा होगा? साइक्लोहेक्सेन होगा। ठीक है, साइक्लोहेक्सेन वायर तनाव सिद्धांत के अनुसार सबसे अधिक स्थायी होगा। अब साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मूला क्या होता है? देखिए इन साइक्लोहेक्सेनों में एल्कीनों के कुछ गुण पाए जाते हैं। देखेंगे मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स। हेक्सेन साइक्लो चक्र है ना, इसको बोल देंगे साइक्लोहेक्सेन। तो साइक्लोहेक्सेन एक ऐसा है जो साइक्लोहेक्सेन वायर तनाव सिद्धांत के अनुसार सबसे अधिक स्थायी होता है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। एल्केन के अणु कैसे होते हैं? एल्केन के अणु होते हैं, कुछ एल्केनों के ध्रुवीय होते हैं, कुछ एल्केनों के अणु कैसे होते हैं?
ध्रुवीय होते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है हमारा एल्केन के अणु हैं कैसे हैं, कुछ एल्केन के अणु कैसे होते हैं, ध्रुवीय होते हैं। चलो दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। मार्स गैस मुख्यतः क्या होता है, मार्स गैस क्या होता है, CH4 मीथेन होता है। मेथेन को मार्स गैस क्यों कहते हैं, क्योंकि यह दलदले स्थानों पर पाई जाती है। जो मीथेन होता है CH4 यह हमेशा दलदलीय स्थानों में पाई जाती है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, इसलिए इसको मार्स गैस के नाम से भी जाना जाता है। चलिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। शुष्क ईथर में सोडियम के साथ मेथिल आयोडाइड तथा एथिल आयोडाइड के मध्य अभिक्रिया कराने पर क्या बनता है, एथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन सब कुछ बन जाएगा, उपर्युक्त सभी। शुष्क ईथर में सोडियम के साथ मेथिल आयोडाइड के मध्य अभिक्रिया कराने पर हमको एथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन यानी कि उपर्युक्त सभी प्राप्त होते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है, एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। यहाँ n बराबर यानी कि यहाँ n बराबर कार्बन परमाणुओं की संख्या या कोई प्राकृतिक संख्या n बराबर होती है 1, 2, 3, 4, 5 etc। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। एल्केन का आयोडीनीकरण निम्न में से किसकी उपस्थिति में होता है। जो एल्केन होता है ना, एल्केन का आयोडीनीकरण निम्न में से किसकी उपस्थिति में होता है, ऑक्सीकरण के पदार्थ की उपस्थिति में आयोडीन का या एल्केन का आयोडीनीकरण होता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। म्यू ब्यूटेन का क्वथनांक कितना होता है, म्यू ब्यूटेन का क्वथनांक अधिक है किससे, आइसोब्यूटेन से। आइसोब्यूटेन से म्यू ब्यूटेन का क्वथनांक कैसा है, अधिक है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। पोटेशियम एसीटेट विलयन व विद्युत अपघटन से प्राप्त एल्केन कौन सा होता है, C2H6। इसका आइवेक नाम क्या होता है, एथेन। इसका नाम होता है एथेन। तो पोटेशियम एसीटेट विलयन व विद्युत अपघटन से प्राप्त एल्केन हमारा कौन सा है, एथेन होता है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें। इसके बाद मेथेन पर सूर्य के प्रकाश में क्लोरीन की क्रिया क्या कहलाती है, हैलोजनीकरण कहलाती है। हैलोजनीकरण किसे कहते हैं, जब किसी कंपाउंड में हैलोजन की अभिक्रिया कराई जाती है उसी को हम हैलोजनीकरण कहते हैं। ठीक है, तो जब मेथेन के हम सूर्य से रिएक्शंस कराएंगे तो हमको क्या, मेथेन पर सूर्य के प्रकाश में जब क्लोरीन से अपक्रिया कराते हैं ना तो उस अपक्रिया को हम हैलोजनीकरण कहते हैं। ठीक है, यदि किसी कंपाउंड की हैलोजन के साथ अपक्रिया कराई जाती है तो ऐसी अपक्रियाओं को हम हैलोजनीकरण कहते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। वोल्टेज अपक्रिया में कौन सा यौगिक नहीं बनता है, जो वोल्टेज रिएक्शन होता है ना दोस्तों उसमें हमारा मेथेन नहीं बनता है, मेथेन की अपेक्षा सब कंपाउंड बन सकते हैं। ठीक है, वोल्टेज अपक्रिया में कौन सा यौगिक नहीं बनता है, मेथेन नहीं बनता है, बाकी प्रोपेन, एथीन, ब्यूटेन सब कुछ बन जाता है। दोस्तों इसके बाद आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नमस्कार। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे फ्रेंड्स तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।